Good morning, friends. Today we are going to discuss another important topic of chapter molecular basis of inheritance, and this topic is search of genetic material. So, under this topic, we will discuss two different experiments. One experiment by Griffith and one another experiment by Hershey and Chase. So let's start. These are the these two diagrams we can see in this slide. This is what Hershey Chase experiment and this is Griffith's experiment. So now we will discuss in detail about these two experiments, how they are helpful in search of genetic material, how they are able to prove that DNA is genetic material. Okay, so let's start. So first of all, we will discuss Griffith's experiment. In 1928, Frederick Griffith concluded one of the first experiment to show that cell passes genetic material. Means cells have genetic material and they transfer this genetic material to the next generation. Okay, so this is under this experiment Griffith took two different strains of pneumonococcus bacteria, two different strains of pneumonococcus bacteria, and these two strains are, number one, a deadly virulent strains S को आप कह सकते हैं ये स्मूथ वॉल्ड बैक्टीरिया कह सकते हैं इनको आप। स्मूथ वॉल्ड बैक्टीरिया का मतलब ये कि ये हमारा जैसे न्यूमोनोकोकस बैक्टीरिया है, ये यहाँ इसका जेनेटिक मटेरियल है और इसके ऊपर एक स्पेशल कवरिंग है, दैट इज़ कैप्सूल. दिस कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया आर कॉल्ड एज स्मूथ बैक्टीरिया एंड वी कैन से दिस कैप्सूल have some toxins and these toxins are responsible for its virulent nature. जो इसका virulent nature है, जो इसका toxic nature है, वो इस कैप्सूल के बनने के बाद अपीयर होता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा पहला स्ट्रेन हम देख रहे हैं जिसको हमने एस स्ट्रेन कहा, मतलब न्यूमोनोकोकस बैक्टीरिया की दो अलग अलग स्पीशीज ऐसा कह लीजिए. तो पहली स्पीशीज ऐसी है जिसके लिए वर्ड यूज़ किया गया वेरुलेंट, ठीक है, यानी कि टॉक्सिन्स, घातक, ठीक है. और इसको एस का मतलब सेंसिटिव भी कह सकते हैं और एस का मतलब स्मूथ भी आप कह सकते हैं. क्यों स्मूथ है? बिकॉज यहाँ पर एक कैप्सूल है, इसमें स्मूथ लेयर्ड है, कैप्सूल इनके ऊपर है, इसके कारण इनको स्मूथ या सेंसिटिव या वेरुलेंट या कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, या यूँ कह दीजिए कि दिस बैक्टीरिया विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग ऑफ निमोनिया डिसीज़, ठीक है. अब दूसरे स्ट्रेन के बारे में हम बात करते हैं, दैट इज़ नॉन वेरुलेंट. ये नॉन वेरुलेंट है, मतलब नॉन टॉक्सिक है, ठीक है. यानी कि जब इस बैक्टीरिया का हम डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे तो ऐसा बनाइए और यहाँ पर इसका जेनेटिक मटेरियल एंड देयर इज़ नो कैप्सूल इनके पास में नहीं है. तो ये रफ वाल्ड बैक्टीरिया कैसे है? रफ वाल्ड बैक्टीरिया है, रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है, हाँ, या यूँ कहें कि ये नॉन विरुलेंट बैक्टीरिया है, या यूँ कहें कि दिस बैक्टीरिया विल नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग ऑफ न्यूमोनिया डिजीज़, ठीक है. सो दीज आर द टू डिफरेंट स्ट्रेन्स टेकन बाय ग्रिफिथ्स फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, ठीक है. तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म थे जो इन्होंने लिए हैं अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, और इन दोनों माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को लेकर, या इन दोनों टू डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ न्यूमोनोकोकस बैक्टीरिया, इनको लेकर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट माइस के ऊपर, चूहों के ऊपर इन्होंने किया है, ठीक है. तो देखते हैं आगे किस तरीके से इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू किया. सबसे पहले ग्रिफिथ ने अपने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में नॉन विरुलेंट बैक्टीरिया को लिया और माइस को इन्फेक्ट करवाया, ठीक है. नॉन विरुलेंट आप जानते हैं, ये नॉन विरुलेंट है, इसका मतलब ये कि नॉन कैप्सुलेटेड है, नॉन टॉक्सिक है, ये निमोनिया कॉज नहीं करते हैं. तो रिज़ल्ट क्या रहा? माइस सर्वाइव कर गए, ठीक है. दिस इज़ द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट.
और डेफिनेटली इसके कंक्लूजन को उन्होंने एक्सप्लेन भी कर दिया कि बिकॉज ऑफ दीज आर स्ट्रेंस डू नॉट हैव एनी टॉक्सिक इफेक्ट, दैट इज़ वाई दे आर अनेबल टू कॉज न्यूमोनिया एंड दैट्स वाई माइस वर सर्वाइव्ड। ठीक है। और नंबर 2 सेकेंड एक्सपेरिमेंट इन्होंने जो किया, विरुलेंट बैक्टीरिया लिया, यानी कि एस बैक्टीरिया, एस थर्ड, जनरली ये आर सेकेंड के नाम से जाने जाते हैं और ये एस थर्ड के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, ऐसा सेंसिटिव थर्ड। तो एस थर्ड बैक्टीरिया लिया और फिर माइस को इन्फेक्ट करवाया, तो रिजल्ट क्या मिला, माइस डेड हो गए। ठीक है। तो व्हाट विल बी द कंक्लूजन? डेफिनेटली कंक्लूजन क्या रहा होगा कि बिकॉज ऑफ एस थर्ड दे आर कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया एंड द कैप्सूल हैव सम टॉक्सिक इफेक्ट, दैट इज़ वाई दिस बैक्टीरिया विल बी एबल टू कॉज निमोनिया एंड दैट्स वाई माइस वर डेड, है ना। तो इसको भी उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। थर्ड एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या किया कि व्हेन ग्रिफिथ इन्फेक्टेड माइस विथ हीट किल्ड विरुलेंट बैक्टीरिया। ठीक है, विरुलेंट बैक्टीरिया तो लिया इन्होंने, लेकिन क्या किया, उसको हीट किल कर दिया, उसको अबाउट 60 डिग्री सेल्सियस पर उसको हीट किया और उसको किल कर दिया, यानी कि उस बैक्टीरिया का जो कैप्सूल था वो डिकम्पोज हो गया। ठीक है, और बैक्टीरिया की सेल भी बस्ट हो जाती है इतना टेम्परेचर पर। ठीक है, उसके बाद उस बैक्टीरिया को लिया इन्होंने और फिर उसको इंजेक्ट किया गया। ठीक है, when the Griffith infected mice with heat killed virulent bacteria, the mice, तो इस कंडीशन में माइस जो है वो सर्वाइव कर गए। ये यहाँ पर स्ट्रेन आर गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर आप लिखिएगा एस थर्ड जो कि टॉक्सिक थे, उन बैक्टीरिया को लिया, हीट किल किया और फिर उसको माइस पे इंजेक्ट कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में जो बैक्टीरिया थे वो सर्वाइव कर गए, जो माइस थे वो सर्वाइव कर गए। क्यों सर्वाइव कर गए? इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूज़न क्या था? कंक्लूज़न ये था कि बाकायदा उन्होंने एस थर्ड बैक्टीरिया लिए थे जो कि विरुलेंट है, जो कि टॉक्सिक है, जो कि कैप्सुलेटेड है और जिसके कारण निमोनिया हो जाता है। उन बैक्टीरियाज़ को उन्होंने लिया था, लेकिन उन्होंने हीट किल कर दिया। तो हीट किल करने से जो बैक्टीरिया का जो टॉक्सिक नेचर था वो डिकम्पोज हो चुका था और उसके बाद में जब उन्होंने इसको माइस में इंजेक्ट किया तो माइस जो हैं वो सर्वाइव कर गए। और बिल्कुल इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है कि बिकॉज ऑफ ड्यू टू डीनेचुरेशन ऑफ इट्स टॉक्सिक नेचर, दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ बैक्टीरिया could not cause pneumonia disease in mice, that's why mice were survived. Okay, so and after all finally they conducted a fourth experiment in which he used S strain in living condition, S strain in dead condition है कि नहीं, हीट किल्ड एस थर्ड बैक्टीरिया को लिया इन्होंने, एस थर्ड बैक्टीरिया हीट किल्ड एज वेल एज आर सेकेंड लिविंग, दोनों को मिक्स किया और माइस में इंजेक्ट किया। अब इन्होंने देखा कि माइस यहाँ पर डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो अब यहाँ पर सीधी सी बात ये थी कि जब एस थर्ड को आपने हीट किल्ड कर दिया, जो कि एक्चुअली टॉक्सिक नेचर का होता है, आर सेकेंड तो टॉक्सिक नेचर का होता है नहीं है। ठीक है, तो आर सेकेंड टॉक्सिक नेचर का नहीं है, हीट एस थर्ड जो कि टॉक्सिक नेचर का था, जिसको आपने हीट किल्ड कर दिया है, दोनों को मिक्स करके जब उन्होंने माइस में इंजेक्ट किया तो ऐसी कंडीशन में माइस डाई हो गए। ये क्यों हो गए, इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, या यूँ कहें कि प्रॉपरली इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये जो फोर्थ एक्सपेरिमेंट था, इसके बेसिस पे इन्होंने क्या कंक्लूजन दिया वो अभी अपन देखते हैं। ये डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन है, सो आप देख सकते हैं। ये पहला एक्सपेरिमेंट जिसमें इन्होंने वैसे तो आर सेकेंड लिया था, पहला आर, सबसे पहले आर लिया और उसको इंजेक्ट किया, क्योंकि वो नॉन वेरुलेंट होता है तो यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं दिखाई दिया। ठीक है, माइस अलाइव रहे। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में इन्होंने एस थर्ड लिया जो कि टॉक्सिक नेचर का होता है, इंजेक्ट किया, तो ऐसी कंडीशन में जो माइस थे वो डाई हो गए। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है, हो सकता ऐसा ही होगा। ठीक है, थर्ड एक्सपेरिमेंट में इन्होंने एस थर्ड को हीट किल कर दिया और उसके बाद में माइस में इंजेक्ट किया, माइस यहाँ पर भी अलाइव रहे, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर टॉक्सिक नेचर ख़त्म हो गया था। ठीक है, कैप्सूल डिकम्पोज हो गया था। ओके, और इसके बाद में जो फोर्थ एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने किया, इन्होंने लिविंग आर सेकेंड को लिया, डेड एस स्ट्रेन को लिया। ठीक है,
जिसको हीट किल कर दिया था उसको लिया, और दोनों को मिक्स करके जब माइस में इंजेक्ट किया तो माइस जो थे वो डाई हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर जब दोनों नॉन टॉक्सिक चीज़ों को एक साथ लिया, ऐसी कंडीशन में कैसे चूहे मर सकते हैं। ठीक है, तो इसको उन्होंने किस तरीके से एक्सप्लेन किया देखते हैं, आइए। ये रहा इनका कंक्लूजन था कि फ्रॉम दिस ग्रिफिथ्स on the basis of that experiment, Griffith concluded that the living R cell had somehow been transformed into virulent S third. Somehow मतलब कैसे, किसी somehow मतलब कोई एक definite, what is the we can say प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस थी, उस प्रोसेस को नहीं बोला इन्होंने। somehow has been transformed into virulent S cell, मतलब जो R सेकेंड थे वो S थर्ड में वहाँ पर कन्वर्ट हो गए। मतलब उन्होंने इस तरीके का उन्होंने बताया कि जो माइस डेड हुए हैं उसके अंदर S थर्ड कहीं से बन गए। कैसे बन गए, जबकि हमने तो वहाँ पर उनको डेड S थर्ड को इंजेक्ट किया था, है ना। दिस इंडिकेटेड दैट देयर वाज सम फ्रॉम ट्रांसफरेबल जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट विद इन द सेल। तो इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पर अनुमान लगाया कि कहीं से कुछ ऐसा था कि जो S थर्ड हीट किल्ड बैक्टीरिया था उसका कोई पार्ट ट्रांसफरेबल था, जो कि कहाँ चला गया होगा, R सेकेंड जो कि लिविंग था ऑलरेडी उस इंजेक्शन में, उसके अंदर चला गया होगा, और उसके कारण जो था वो कहीं R सेकेंड जो था वो फिर उस S थर्ड के जैसा बन गया, और उसके कारण जो है वो माइस डेड हो गए। ठीक है, तो और इस एक्सपेरिमेंट में आगे हम बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन, जो आपने देखा ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड कहीं से कहीं तक यहाँ पर नहीं आया, है ना। तो ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड कब आएगा और कैसे आएगा और किन लोगों ने उसको एक्सप्लेन किया, देखते हैं आगे। तो उसके बाद में यहाँ पर हमारे और कुछ साइंटिस्ट आए, एवरी, मैकलियोड, मैककार्टी, है ना। एवरी है एक, दूसरे हैं मैकलियोड और मैककार्टी। ये तीन इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। ओसवाल्ड एवरी एंड कलेजियस एक्सपेंडेड अपॉन द फाइंडिंग ऑफ फ्रेडरिक ग्रिफिथ टू डेमोन्स्ट्रेटेड द डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो उन्होंने फोर्थ एक्सपेरिमेंट को एक बार फिर कंडक्ट किया, और उसके बेसिस पे उन्होंने देखा कि किस तरीके से जो डेड माइस हैं उसकी सेल को उन्होंने आइसोलेट किया। तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि R सेकेंड के साथ में S थर्ड भी लिविंग फॉर्म में दिखाई दिए। ठीक है, तो क्यों दिखाई दिए, कैसे दिखाई दिए, हाउ द R सेकेंड कन्वर्टेड इनटू S थर्ड, है ना। तो उस प्रोसेस को फिर उन्होंने फर्दर एक्सप्लेन किया। अब ये एवरी मैकलियोड एंड मैककार्टी ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो दे प्रिपेयर्ड कल्चर कंटेनिंग द हीट किल्ड S स्ट्रेन एंड देन दे रिमूव्ड फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पर फैट नहीं लिखा हुआ है, फैट लिख लीजिएगा, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम द सोल्यूशन। ठीक है, उन्होंने वो हीट किल्ड S थर्ड बैक्टीरिया जो था उसका कल्चर तैयार किया इन्होंने, है ना। और फिर उसके अंदर से लाइपेज एंजाइम के थ्रू फैट को फैट को डिस्ट्रॉय कर दिया, और इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम से कार्बोहाइड्रेट को डिस्ट्रॉय कर दिया। और उसके बाद में फिर उन्होंने 3 अलग अलग सैंपल बनाए। ठीक है, 3 अलग अलग सैंपल बनाए, और उन तीनों सैंपल में एक सैंपल को DNase से ट्रीट कर दिया, ये एंजाइम है, दूसरे को RNase से ट्रीट कर दिया, और तीसरे को प्रोटीएज से कर दिया। यानी कि 3 अलग अलग सैंपल, अभी हम डायग्राम में देखेंगे, 3 अलग अलग टेस्ट ट्यूब तैयार की इन्होंने S थर्ड हीट किल्ड बैक्टीरिया के सॉल्यूशन की, जिसमें से फैट और कार्बोहाइड्रेट को पहले ही रिमूव कर चुके थे। ठीक है, फैट और कार्बोहाइड्रेट को रिमूव कर चुके थे। अब यहाँ पर इनको रिमूव करना था प्रोटीन को, तो यहाँ पर क्या डाल दिया, प्रोटीएज डाल दिया। यहाँ वो रिमूव करना चाहते थे किसको, RNA को, तो यहाँ पर RNase डाल दिया, RNase को डाइजेस्ट कर देगा ये एंजाइम। और थर्ड वाले में उन्होंने DNase डाल दिया,
और डीएनए को डिस्ट्रॉय कर दिया है। किसका प्रोटीन डिस्ट्रॉय किया यहाँ पर? S3 का प्रोटीन डिस्ट्रॉय किया, भाई उसी का सॉल्यूशन है ना। फिर दूसरे में आरएनए, उसका S3 का आरएनए डिस्ट्रॉय कर दिया, और थर्ड एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या कर दिया, उसका डीएनए डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, अब इन तीनों सॉल्यूशन में क्या मिला है? R सेकेंड मिला है। क्या मिला है? R सेकेंड मिलाया इन्होंने, तीनों सॉल्यूशन में R सेकेंड मिलाया। ठीक है, अब R सेकेंड मिलाने से देखा कि यहाँ पर, जैसा कि यहाँ पर हमने जब प्रोटीन डाइजेस्ट कर दिया था तो क्या बचा? आरएनए और डीएनए बचा। ठीक है, तो उस आरएनए और डीएनए का, किसका आरएनए और डीएनए? S3 का। तो उस आरएनए और डीएनए का जो R सेकेंड बैक्टीरिया हमारा जो लिविंग हम डाल रहे हैं इसके अंदर, उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? ठीक है, इसी तरीके से यहाँ जब हमने आरएनए डाइजेस्ट कर दिया तो बचा क्या? प्रोटीन और डीएनए। ठीक है, तो उस प्रोटीन और डीएनए का इसके ऊपर हमारे लिविंग R सेकेंड बैक्टीरिया के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? ठीक है, और थर्ड वाले में जब हमने यहाँ पर डीएनए डाइजेस्ट कर दिया तो बचा हुआ आरएनए और प्रोटीन। तो इस कंडीशन में हमारे R सेकेंड बैक्टीरिया के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? मतलब सीधी सी बात यह है कि इन तीनों एक्सपेरिमेंट में, एक में हमने S3 के प्रोटीन को किल कर दिया, दूसरे में हमने उसके आरएनए को किल कर दिया, और तीसरे में हमने उसके डीएनए को किल कर दिया। अब इन तीनों के अंदर हमने R सेकेंड बैक्टीरिया जो हमारा था वो लिविंग बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस किया, और उसके बाद देखा कि अब ये हाउ दिस R सेकेंड किस कंडीशन में R सेकेंड S3 में कन्वर्ट होता है। तो सिर्फ एक ही कंडीशन में वो कन्वर्ट नहीं हुआ, और वो था हमारा ये कंडीशन। जब हमने इस S3 के डीएनए को किल कर दिया तो यहाँ पे जो हमारा R सेकेंड बैक्टीरिया था वो R सेकेंड बैक्टीरिया S3 में कन्वर्ट नहीं हो पाया, ये पहले और दूसरे में दोनों में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पर डीएनए अवेलेबल था। ठीक है, तो यहाँ पर हैंस प्रूव ये कंडीशन हम कह सकते हैं कि जो डीएनए होता है, S3 का जो डीएनए होता है वो R सेकेंड बैक्टीरिया को, नॉन विरुलेंट बैक्टीरिया को विरुलेंट बैक्टीरिया में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो इसको देख लीजिए आप यहाँ पर। नेक्स्ट, दे ट्रीटेड द सॉल्यूशन विद डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स डीएनएज, आरएनएज एंड प्रोटीज टू डिस्ट्रॉय द टारगेट कंपाउंड्स। ठीक है, फाइनली दे इंट्रोड्यूस लिविंग R स्ट्रेन सेल्स इनटू द कल्चर टू सी द कल्चर वुड डेवलप ट्रांसफर एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या लिखा, ये कंक्लूजन है जो अभी हम बात करते हैं। ओनली द कल्चर ट्रीटेड विद डीएनएज डिड द स्ट्रेन बैक्टीरिया फेल, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया फेल, मतलब एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को वो ग्रो नहीं कर पाया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं जो S3 बैक्टीरिया को जब हीट किल्ड कर दिया तो उसका जो डीएनए डिकम्पोज नहीं हुआ था, उस डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स थे वो सॉल्यूशन में अवेलेबल थे, एंड दीज आर ट्रांसफर फ्रॉम दिस सॉल्यूशन टू लिविंग R सेकेंड सेल, एंड वेयर दे combined with the genetic material of R second bacteria, and hence they are responsible for conversion of this R second into S3। अब वो R second जो बैक्टीरिया था वो भी कैप्सूल बनाने लग गया, और उसने कैप्सूल बना लिया अपने ऊपर, तो वो अब R second नहीं हुआ, वो क्या हो गया? S3 हो गया। तो उस कैप्सूल बनने के लिए रेस्पॉन्सिबल क्या था? उस विरुलेंट बैक्टीरिया में जो कैप्सूल बनने के लिए रेस्पॉन्सिबल था वो उसका डीएनए था, और वही डीएनए जब R सेकेंड नॉन विरुलेंट के अंदर चला गया तो अब वो R सेकेंड भी क्या हो गया? वो S3 बन गया। उसने कैप्सूल बना लिया तो उसका फॉर्म चेंज हो गया, उसका स्ट्रेन ही चेंज हो गया। हैंस डीएनए कैरी सम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, भले वो सेल में हो या सेल के बाहर भी हो, तो ऐसी कंडीशन में वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन अपने अंदर स्टोर रखता है, और उसको जब भी फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए कैपेबल होता है। ये यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। देखते हैं हम आगे इसमें डायग्रामेटिकली किस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये डायग्राम बनाया गया जिसमें इन्होंने हीट किल्ड एस बैक्टीरिया लिया। ठीक है, ये हीट किल्ड बैक्टीरिया लिया जिसमें लिपिड और शुगर को पहले ही बाहर निकाल दिया, यानी कि डाइजेस्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने क्या किया, यहाँ पर R सेकेंड बैक्टीरिया जो लिविंग फॉर्म में था उसको इंट्रोड्यूस किया। ये यहाँ पर आप देखेंगे ये R सेकेंड एडेड सब जगह लिखा हुआ। ठीक, तो अब इसमें जो ये हीट किल्ड S3 था जिसमें लिपिड और शुगर आइसोलेट कर दिया था, तो सबसे पहले इसमें क्या इन्होंने इंट्रोड्यूस किया? प्रोटीएज इंट्रोड्यूस किया। तो प्रोटीन नहीं है, नो प्रोटीन लिखा हुआ है, साफ प्रोटीन नहीं है। अब इस कंडीशन में R सेकेंड बैक्टीरिया को इन्होंने ऐड किया तो S सेल्स अपीयर हो गई, यहाँ पर S सेल्स अपीयर हो गई, यानी कि प्रोटीन इस सॉल्यूशन में S3 बैक्टीरिया का प्रोटीन नहीं होने के बावजूद भी R सेकेंड
जो है वो एस थर्ड में कन्वर्ट हो गया। तो यानी कि यहाँ पर एक बात, तो आप आरएनए और डीएनए दोनों प्रेजेंट थे, ठीक है। तो हम फाइनल कंक्लूजन पर नहीं पहुँच सकते यहाँ पर कि यहाँ पर हो सकता है आरएनए के कारण जो हमारा आर बैक्टीरिया है वो एस में कन्वर्ट हुआ या डीएनए के कारण हुआ, ठीक है। तो ये यहाँ पर दो कंडीशन है, लेकिन एक हमने प्रूव कर दिया कि प्रोटीन के कारण तो नहीं होता है, भाई प्रोटीन तो ख़त्म हो गया, ठीक है। प्रोटीन को हम पहले ही ख़त्म कर चुके थे। अब हमने दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया, दूसरे एक्सपेरिमेंट में हमने आरएनए एज को ऐड किया, यानी कि आरएनए को डिस्ट्रॉय करने के लिए ऐड किया। तो अब उस कंडीशन में हमने देखा कि फिर एस सेल अपीयर होती है। तो जब आरएनए को जब हमने डिस्ट्रॉय कर दिया था तो बचा क्या था यहाँ पर क्या बचा था, प्रोटीन बचा था और डीएनए बचा था। अब यहाँ प्रोटीन को तो हमने पहले वाले एक्सपेरिमेंट में भी डिस्ट्रॉय कर दिया था, ठीक है। तो अब यहाँ पर लगभग हम ये कंफर्म हो चुके हैं कि प्रोटीन के कारण भी आर बैक्टीरिया एस बैक्टीरिया में कन्वर्ट नहीं होता है। और इस एक्सपेरिमेंट में हमने देख लिया कि जो आरएनए के कारण भी, जब आरएनए को भी ख़त्म कर दिया तब भी यहाँ पर एस सेल बनी। तो इसका मतलब अब हम पहुँच चुके हैं कि जो तीसरा फैक्टर है वो ही है रिस्पॉन्सिबल, वो ही एस थर्ड बैक्टीरिया आर बैक्टीरिया को एस थर्ड में कन्वर्ट करता है। तो थर्ड हमने फाइनल एक्सपेरिमेंट में यहाँ पर हमने कर लिया, हमने डीएनए एस डाल दिया। क्या डाल दिया, डीएनए एस डाल दिया। अब डीएनए को डिस्ट्रॉय कर दिया हमने यहाँ पर। अब बचा क्या यहाँ पर, अब यहाँ क्या बचा, यहाँ पर बचा प्रोटीन बचा और आरएनए बचा, प्रोटीन और आरएनए बचा, डीएनए नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर आर सेल जो थी, दे आर अनेबल टू चेंज इनटू एस सेल, ठीक है। तो हैंस प्रूव दैट ओनली वन फैक्टर, द डीएनए इज द फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ आर बैक्टीरिया इनटू एस बैक्टीरिया, आर सेकेंड बैक्टीरिया चेंज इनटू एस थर्ड बैक्टीरिया, विरुलेंट बैक्टीरिया, एंड दीज बैक्टीरिया विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर death of the mice, ठीक है। hence prove that DNA is a genetic material and which carries some information from one generation to another generation. This is the ray diagram, on another ray diagram is given and you can study this. So on the basis of these तीन अलग अलग चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है, तीन अलग अलग मतलब तीन तरीके से इसको डिस्कस कर लिया है। तो अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपकी DNA is a genetic material. Finally, this is proved by Avery, McCarthy and MacLeod, and they extended the experiment done by Griffith, and finally they concluded that DNA is genetic material in Pneumococcus bacteria. ठीक है, तो चलिए आगे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट को देख लेते हैं। So this is the conclusion of this experiment. This indicate that DNA was the genetic component that was being transferred between cells, and DNA genetic material होता है वो सेल के बीच में ट्रांसफ़र होता है। Despite the finding, the scientific community was reluctant to accept the role of DNA as a genetic material. इसके बाद भी जो साइंटिफिक कम्युनिटी थी वो उसको संदेह रहा कि DNA एक जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो इसके बाद में हर्शे और चेज एक्सपेरिमेंट देखते हैं जिसने फिर एक बार प्रूव किया कि जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। देखते हैं। सो दिस इज हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट। Many prominent scientists were not convinced that DNA was the genetic material until the 1950 तक बहुत सारे जो भी एक्सपेरिमेंट्स हुए साइंटिस्ट कन्विंस नहीं हुए। लेकिन उसके बाद जो ब्लेंडर्स एक्सपेरिमेंट था विच वाज परफॉर्म्ड बाय हर्शे एंड चेज इन 1952 provided convincing evidence that DNA was responsible for इनहेरिटेंस। तो ये एक बड़ा फैक्ट है, एक बड़ी बात है इसके बारे में कि इसके बाद साइंटिस्ट ये मानने को तैयार हो गए कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। चलिए इसमें किस तरीके से इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया देखते हैं। ये गए क्या, यहाँ दिख रही है, दो बंदे ही है, दो ही हो। लो चाय ले जाओ।
चालू रह जाता है. So in this experiment they use bacteriophage. Bacteriophage are small virus that infect bacteria and transfer into the virus producing factories. तो बैक्टीरियोफेज को इन्होंने यूज़ किया. आप जानते हैं कि बैक्टीरियोफेज इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये बैक्टीरिया को किल करता है. दैट्स वाई बैक्टीरियोफेज नेम वाज गिवन. और जब ये किसी बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करता है तो ये उसके अंदर अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र कर देता है और उस बैक्टीरियल सेल को एक वायरस प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री बना देता है ना. दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन कोट एंड डीएनए कोर. ठीक है, दो ही चीज़ें होती है. जब इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे बैक्टीरियोफेज में तो उसका प्रोटीन कोट होता है और डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल उसके पास में होता है. तो इसके बाद बात करें हम तो वायरसेस इंजेक्ट द जेनेटिक मटेरियल टू सेल बट द नॉन जेनेटिक पार्ट ऑफ द वायरस रिमेन आउटसाइड ऑफ द सेल. ये बिल्कुल ये इस बात को अच्छे से याद रखना है आपको कि जब भी ये वायरस स्पेशली हम बैक्टीरियोफेज के बारे में बात करें तो ये जब भी बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करता है तो ये अपने जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरियल सेल के अंदर इंजेक्ट कर देता है, जो कि एक जो डीएनए है उसको इंजेक्ट कर देता है, लेकिन जो इसका प्रोटीन कोट होता है वो सेल के बाहर ही रह जाता है. इसी बात पर पूरा एक्सपेरिमेंट टिका हुआ है ये. ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं इसमें और क्या ख़ास बात है. हर्शे एंड चेज वांटेड टू नो इफ़ द प्रोटीन और द डीएनए वाज द केमिकल दैट ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया. तो ये जानना चाहते थे कि भाई जब इसके पास दो ही स्ट्रक्चर होते हैं, तीसरा कोई स्ट्रक्चर तो होता नहीं है, या तो प्रोटीन होता है या डीएनए होता है, तो इन दोनों में से कौन जेनेटिक मटेरियल होता है ये जानना चाहते थे. इन टू सेपरेट एक्सपेरिमेंट हर्शे एंड चेज इन्फेक्टेड ई कोलाई बैक्टीरिया. यहाँ पर याद रखिएगा आपकी जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है एक तरीके से वो है बैक्टीरियोफेज, और जो सोर्स ऑर्गेनिज़म होस्ट ऑर्गेनिज़म जिसको आप यूज़ कर रहे हैं वो है ई कोलाई बैक्टीरिया. ठीक है, तो ई कोलाई बैक्टीरिया में दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको इन्फेक्ट करवाया गया, वायरस को इन्फेक्ट करवाया गया. इन द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वायरस प्रोटीन वाज लेबल्ड विथ रेडियो एक्टिव सल्फर S35. पहले एक्सपेरिमेंट में क्या किया, वायरस का जो प्रोटीन था उसको लेबल कर दिया S35 से. आप जानते हैं कि जब प्रोटीन होता है वायरस में या जो टर्शरी प्रोटीन होता है उसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं, तो उन डाइसल्फाइड बॉन्ड में जो सल्फ़र है वहाँ पर उन सल्फ़र नॉर्मल सल्फ़र की जगह S35 सल्फ़र यूज़ किया गया और बैक्टीरियोफेज को इन्फेक्ट करवाया गया ई कोलाई बैक्टीरिया के ऊपर. ठीक है, और दूसरे एक्सपेरिमेंट में इन्होंने पहले में ये S35 और दूसरे में इन्होंने P32 फास्फोरस 32 यूज़ किया, लेकिन किसके लिए, सेकंड एक्सपेरिमेंट में इन्होंने डीएनए को लेबल्ड करने के लिए, डीएनए को लेबल्ड करने के लिए, क्योंकि डीएनए में आप जानते हैं कि फास्फोरिक एसिड होता है. ठीक है, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में फास्फोरिक एसिड होता है, तो उस फास्फोरिक एसिड की जगह इन्होंने रेडियो लेबल्ड P32 को यूज़ किया और सेकंड एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाया गया. जब पहला एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था इन्होंने तो सिर्फ प्रोटीन कोड को लेबल किया था, जेनेटिक मटेरियल नॉर्मल था यानी कि डीएनए नॉर्मल था, और दूसरे वाले एक्सपेरिमेंट में जब डीएनए को लेबल किया तो यहाँ पर उसका प्रोटीन कोड नॉर्मल था. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. आगे इन्होंने तो दोनों ही एक्सपेरिमेंट के बाद में ये जो कॉमन स्टेप इन्होंने ली वो क्या थी, कि द वायरस वेर लेफ्ट टू इन्फेक्ट द बैक्टीरिया फॉर ए नंबर ऑफ आवर्स. है ना, वायरस को या तो हमने S3 या P32 दोनों ही एक्सपेरिमेंट में हमने इन्फेक्शन करवाने के बाद में कुछ घंटों के लिए वायरस और बैक्टीरिया को एक साथ छोड़ दिया. ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, आफ्टर इन्फेक्शन द कल्चर वेयर एजिटेटेड इन अ ब्लेंडर टू डिटेच द वायरस फ्रॉम द बैक्टीरिया. ठीक है, अब इसके बाद में इन्फेक्शन करने के बाद में उसको एजिटेट कर दिया गया, उसको क्या बोलना चाहिए कि मिक्स कर दिया गया. ठीक है, वायरस और बैक्टीरिया को, मतलब वायरस को डिटेच करने के लिए, वायरस को अलग करने के लिए. ठीक है, क्योंकि वायरस जब बैक्टीरिया को इंजेक्ट करता है तो वो उसका जो हेड होता है, जो प्रोटीन कोट होता है वो लगा हुआ रह जाता है, उसकी सेल के ऊपर लगा हुआ रह जाता है. ठीक है, तो उसको डिटेच करने के लिए एजिटेट किया गया ताकि वो सेपरेट हो जाए, बैक्टीरियल सेल अलग हो जाए और वायरसेस अलग हो जाए. फिर थर्ड जो नेक्स्ट स्टेप ली गई वो थी द मिक्सर वाज सेंट्रीफ्यूगेटेड
in order of separate the component by density। अब उसके बाद में उसको सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए रख दिया गया कि अब डेंसिटी के आधार पे जो भी हैवी पार्टिकल होगा वो नीचे रह जाएगा और लाइटर पार्टिकल ऊपर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आफ्टर बोथ ऑफ एक्सपेरिमेंट, जो दोनों P32 के साथ किया गया या S35 के साथ किया गया, उन दोनों एक्सपेरिमेंट के बाद ये 3 स्टेप कॉमन इन्होंने यूज़ की यहाँ पर। ये यहाँ पर हम देखें तो S35 से इन्फेक्शन करवाने के बाद में वो जो मिक्सचर था उस मिक्सचर को यहाँ पर इसमें पोर कर दिया गया ब्लेंडर में। ठीक है, मिक्सचर करवा दिया, ब्लेंडर में पोर कर दिया, एजिटेशन कर दिया ताकि सेपरेट हो जाए, जो फेजेस जो बैक्टीरियल सेल वॉल के ऊपर चिपके हुए हैं वो सेपरेट हो जाए। वो तो यहाँ पर एजिटेशन कर दिया गया और एजिटेशन के बाद सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए, सेडिमेंटेशन के लिए उसको यहाँ छोड़ दिया गया। तो उन्होंने देखा कि जो रेडियो एक्टिविटी थी वो सुपरनेटेंट में देखने को मिली, यानी कि जो रेडियो एक्टिविटी थी वो वायरस के जो प्रोटीन कोड थी उसमें देखने को मिली, बैक्टीरिया में रेडियो एक्टिविटी देखने को नहीं मिली। ठीक है, तो सीधी सी बात ये है कि बैक्टीरिया के अंदर जो S35 है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर नहीं पहुंचा। क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर कौन गया? सिर्फ उसका जेनेटिक मटेरियल गया, वायरस का जेनेटिक मटेरियल गया। जिस पार्ट को हमने रेडियो लेबल्ड किया था, रेडियो एक्टिव प्रोटीन, तो वो प्रोटीन बाहर ही रह गया। तो सुपरनेटेंट में यहाँ पर जो रेडियो एक्टिविटी देखी गई, बट जो पैलेट्स थे या यूँ कहें कि जो बैक्टीरियल सेल थी उनमें रेडियो एक्टिविटी नहीं देखी गई फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में। सेकंड एक्सपेरिमेंट, अब यहाँ पर सीधी सी बात है कि इस पहले एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव तो हो ही गया था इनडायरेक्टली कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। क्यों? क्योंकि जब आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है, जो प्रोटीन है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है, प्रोटीन बाहर ही रह गया, रेडियो एक्टिविटी सेल के अंदर तक नहीं पहुंचा पाया। तो इसका मतलब ये कि जब प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है बैक्टीरियोफेज में, तो बचा हुआ क्या है? वो डीएनए ही है उसका जेनेटिक मटेरियल। तो सेकंड एक्सपेरिमेंट में ये बिल्कुल प्रूफ हो जाता है कि आफ्टर इन्फेक्शन के बाद में जैसे ही आप उसने पहले तो हमने P32 से उसको डीएनए को P32 से डीएनए को लेबल्ड करवाया था और उसके बाद में उस बैक्टीरियोफेज को इस ई कोलाई बैक्टीरिया के ऊपर इन्फेक्ट करवाया। इन्फेक्शन के बाद में जब उसने अपने जेनेटिक मटेरियल को अंदर ट्रांसफ़र कर दिया, कुछ घंटों के लिए छोड़ने के बाद जब उसने अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र कर दिया होगा, उसके बाद हमने यहाँ पर एजिटेशन करवा दिया, ब्लेंडिंग करवा दी। ठीक है, ताकि वो जो ऊपर वाला प्रोटीन जो बचा हुआ है वो सेल से सेपरेट हो जाए, बैक्टीरियल सेल से, ई कोलाई सेल से सेपरेट हो जाए। और उसके बाद में सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया गया। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में देखा कि जो रेडियो एक्टिविटी थी वो पैलेट्स में देखी गई, यानी कि जो सेल्स थी, बैक्टीरियल सेल्स थी, ई कोलाई बैक्टीरिया थी, उनके अंदर रेडियो एक्टिविटी देखी गई। जबकि वायरसेस में जो वायरस के जो प्रोटीन कोड जो बाहर रह गए थे सुपरनेटेंट में, वहाँ पर रेडियो एक्टिविटी नहीं देखी गई। तो हैंस प्रूव दैट डीएनए इज़ जेनेटिक मटेरियल। डीएनए में जो भी कैरेक्टर था, यानी कि यहाँ पर जो P32 वाला कैरेक्टर जो था, जो लेबल्ड फास्फोरस था, वो लेबल्ड फास्फोरस वो फेज के डीएनए से अब बैक्टीरियल सेल के अंदर पहुंच गया। हैंस दैट मटेरियल कैरी इंफॉर्मेशन, या यूँ कहें कि वो किसी भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने में कैपेबल होता है। तो इससे या इस एक्सपेरिमेंट से ये फाइनली प्रूव हो जाता है कि इन केस ऑफ बैक्टीरियोफेज द डीएनए इज़ जेनेटिक मटेरियल, प्रोटीन इज़ नॉट ए जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो हमने इस तरीके से इस चैप्टर को लगभग मतलब इस टॉपिक को हमने अच्छा से डिस्कस कर लिया है। दिस इज़ द वी कैन से डायग्राम ऑफ NCERT टेक्स्ट बुक। आप NCERT टेक्स्ट बुक का डायग्राम दिया हुआ है। पहले इन्फेक्शन करवाएंगे हम, उसके बाद में ब्लीडिंग करवाएंगे, उसके बाद में सेंट्रीफ्यूगेशन करवाएंगे और उसके बाद में हम उसकी रेडियो एक्टिविटी को चेक करेंगे। बिल्कुल आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है ना। हमने भी जो पढ़ा है वो यही पढ़ा है। हमने यहाँ पर ये S35 यूज़ किया, यहाँ हमने P32 यूज़ किया, बिल्कुल सही है। इन्फेक्शन करवा दिया, थोड़े समय तक इन सेल्स और बैक्टीरियोफेज को रखे रहने दिया, उसके बाद में हमने ब्लेंडिंग करवा दी, उसके बाद में हमने सेंट्रीफ्यूगेशन करवा दिया, उसके बाद में हमने सुपरनेटेंट और पैलेट्स के अंदर रेडियो एक्टिविटी को चेक कर लिया। पहले वाले में सुपरनेटेंट में रेडियो एक्टिविटी दिखी गई, पैलेट्स में नहीं देखी गई। और यहाँ देखें सेकंड वाले में P32 वाले में, तो यहाँ पर बैक्टीरियल सेल के अंदर, पैलेट्स के अंदर रेडियो एक्टिविटी देखी गई, सुपरनेटेंट में नहीं देखी गई। तो यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट भी बिल्कुल सही है। हमारे NCERT में जो दिया हुआ है वो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से दिया हुआ है। आप इसी तरीके से
आप डायग्राम बना दीजिए और साइड में इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, आपका काम बिल्कुल हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ एक्सप्लेन करते जाइए इसको क्या हो रहा है, ठीक है, क्यों कर रहे हैं और उससे क्या हो रहा है, ठीक है। वाई ये क्यों लेबल किया हमने, और इससे हम क्या करना चाहते हैं, ठीक है, क्या देखेंगे। P32 क्यों लेबल किया, किस पार्ट को लेबल किया, ठीक है। बस हमने इन्फेक्शन करवाया, बिल्कुल, कुछ घंटे के लिए क्यों छोड़ा, फिर ब्लीडिंग करवाई, कुछ समय उसको मतलब एजिटेट क्यों किया, फिर सेंट्रीफ्यूगेशन क्यों किया, फिर हमने रेडियो एक्टिविटी चेक की, कहाँ मिली कहाँ नहीं मिली, बस यहीं पर आपका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाता है। मैंने जो पिछला वीडियो दिया था, मतलब भेजा था आपको, अपलोड किया था, वो अच्छे से नहीं दिख रहा था। आशा करता हूँ कि ये आपको अच्छे से दिख रहा होगा। वही सारे क्वेश्चंस मैं इसके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूँगा। आप इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स को देखने के बाद उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।